नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गठबंधन की रैली। अखिलेश बोले किसानों ने भाजपा के लिए बंद किए अपने दरवाजे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका ने महिलाओं के लिए जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण का वादा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों और सांसदों के निलंबन पर सोनिया गांधी ने किया सरकार पर हमला, बताया अपमानजनक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। गठबंधन की रैली। अखिलेश बोले किसानों ने भाजपा के लिए बंद किए अपने दरवाजे। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर शब्दों के बाण चलाए। कहा कि भाजपा ने लोगों को लाइन में लगाया है, खाद के लिए, बीमारी आए तो ऑक्सीजन और दवाई के लिए, नोटबंदी में पैसों के लिए लाइन लगाए। इस बार लोगों ने तय किया है कि लाइन में लगकर भाजपा को हटाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अब पश्चिम में किसानों ने अपना दरवाजा भाजपा के लिए बंद कर लिया है, सिटिकनी भी लगा दी है। किसानों को उनका हक मिले, MSP पर घोषणा हो। यह सरकार किसानों का हक नहीं देना चाहती। सपा रालोद की सरकार किसानों को हक दिलाने का काम करेगी। किसानों को जीप से कुचल दिया गया, कहीं ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। उनका मान छीना है। महंगाई बढ़ गई है, आमदनी नहीं है, दवाई नहीं है, कमाई आधी हो गई है। डीजल महंगा, खाद महंगी, दवाई महंगी और कमाई आधी है। ऐसे में किसान और उत्तर प्रदेश के लोग कैसे खुशहाल होंगे। नौजवानों के लिए नौकरी नहीं, उन्हें लाठी मिलती है। नौकरी की कोई उम्मीद नहीं बची है। जहाँ नौकरी मिलनी थी वो सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। जब सब बिक जाएगा तो रोजगार और नौकरी कहाँ मिलेगी। इस ठोकी राज में लोगों को अपमानित किया जा रहा है। बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं, खेत बर्बाद हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए तंज कसा कि चिरंजीवी लोग यूपी का विकास नहीं कर सकते हैं। रैली में लाल, हरा, सफेद और पीला रंग दिख रहा है। हम रंगों का गुलदस्ता बनाते हैं और एक रंग की सरकार कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकती। ये सरकार जाने वाली है और परिवर्तन होकर रहेगा। भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश जनता को धोखा दिया है। सरकार फेल है। कभी कभी तो इंजन दोनों से टकरा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिया, पानी का जहाज बेचा, बंदरगाह भी बेच दिया, ट्रेन बेची और रेलवे स्टेशन भी बेच दिए। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर बैठाने की बात करने वाले बताएं, हवाई चप्पल वाले कितनों ने हवाई सफर किया। पेट्रोल डीजल इतने महंगे हैं कि अब मोटरसाइकिल चलना भारी हो गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका ने महिलाओं के लिए जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण का वादा। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है। शक्ति विधान नाम से जारी इस घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण के साथ साथ महिलाओं के स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में हम 40% हिस्सेदारी से शुरू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये एक दिन 50% बने। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे। मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि वर्तमान समय में सिर्फ 9.4% महिलाएं कामकाजी हैं। महिलाओं को 40% आरक्षण का मतलब यह है कि कांग्रेस यदि 20 लाख रोजगार देगी तो 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। इसके अलावा अपने संस्थानों में 50% पदों पर महिलाओं को अवसर देने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों संस्थानों को करों में छूट दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय 10,000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। राशन की 50% दुकानों का प्रबंधन और संचालन महिलाओं को दिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों और सांसदों के निलंबन पर सोनिया गांधी ने किया सरकार पर हमला, बताया अपमानजनक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कीमतों में वृद्धि, किसानों की मांगों और सीमा पर तनाव को लेकर बुधवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी देश के सामने आने वाली चुनौतियों पर संसद में चर्चा पर जोर देगी। कांग्रेस संसदीय दल CPP की बैठक में पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने नागालैंड में 14 नागरिकों की हत्या पर भी गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन पीड़ित परिवारों के लिए न्याय जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाना चाहिए। CPP की बैठक में सोनिया गांधी ने सांसदों के निलंबन पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस कदम को अपमानजनक और कहा कि यह अभूतपूर्व है कि उन्हें शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यह संविधान और राज्यों की परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का उल्लंघन करता है।
सोनिया गांधी ने कहा कि समूचा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है और सरकार के माफी मांगने तक इससे पीछे नहीं हटने वाला है। आपको बता दें कि सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार सदन में भी काफी हल्ला कर रही हैं। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि यदि निलंबित सांसद माफी मांग लेते हैं तो सरकार उनके निलंबन को रद्द करने पर विचार कर सकती है। हालांकि सरकार की इस मांग को कांग्रेस समेत दूसरी पार्टी ने ठुकरा दिया है। संसद के सेंट्रल हॉल में हुई सीपीपी की बैठक के दौरान कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहे। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े हर मुद्दे पर सदन में चर्चा करना चाहती है, लेकिन सरकार उनसे बच रही है। सीपीपी की बैठक में उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई का भी मुद्दा उठाया। इसके लिए भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मैंने 2 सवाल पूछे थे, उसे हटा दिया गया। संसद में राहुल गांधी ने लगाया आरोप। जानिए प्रश्नकाल के लिए सवाल छांटने का नियम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया कि किसान आंदोलन और किसानी को लेकर उन्होंने लोकसभा में 3 सवालों पर सरकार से लिखित जवाब मांगे थे। सरकार ने शुरुआती 2 सवालों को हटा दिया और तीसरे का जवाब दिया भी तो गोलमोल। कांग्रेस नेता ने इसे मजाक करार दिया है। तो क्या सरकार के लिए संसद में सदस्य की तरफ से पूछे गए हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? अगर जरूरी नहीं है तो किस आधार पर जवाब देने के लिए सवालों को मंजूर या फिर नामंजूर किया जाता है? क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने किसी सांसद के पूछे सवाल को हटा दिया है? कितने तरह के सवाल होते हैं और उनसे जुड़े नियम क्या हैं? आइए समझते हैं। संसद के दोनों सदनों में सांसदों को तमाम मंत्रालयों और विभागों से सवाल पूछने का अधिकार मिला हुआ है। प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्री उन सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन इन सवालों के लिए विधिवत नियम बने हुए हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी और किस तरह के सवालों को नामंजूर किया जा सकता है। जाहिर है कि सवालों का स्वीकार नहीं किया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। नियमों के हिसाब से पहले भी ऐसा होता रहा है, हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के ही दौरान कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी के सवालों को जवाब के लिए स्वीकार नहीं किया गया। दोनों ही राज्यसभा के सदस्य हैं। स्वामी ने एलएसी पर चीन के कथित घुसपैठ का सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा था कि क्या चीनियों ने लद्दाख में एलएसी को पार किया था। स्वामी ने खुद ट्वीट कर बताया था कि राष्ट्रीय हित का हवाला देकर उनके सवाल को इजाजत नहीं दी गई। दूसरी तरफ वेणुगोपाल ने पूछा था कि क्या एनआरआई को एयरपोर्ट पर परेशान किया जा रहा है और उन्हें वापस भेजा रहा है। क्या कुछ एनआरआई से अधिकारी यह कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का समर्थन करना बंद करो? इन दोनों सांसदों के सवालों को राज्यसभा सचिवालय ने मंजूरी नहीं दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने किसान संगठनों को भेजा नया प्रस्ताव। राकेश टिकैत की 2 टूक पहले केस वापस ले सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की किसान संयुक्त मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी के साथ बैठक जारी है। बताया जा रहा है केंद्र सरकार ने इस बैठक में किसानों के सामने नई पेशकश की है। बताया जा रहा है कि सरकार के इस वापस लेने की मांग पर तत्काल प्रभाव से राजी हो गई है। उधर राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकार केस वापस लेगी तभी आंदोलन खत्म किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को किसानों को 5 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा था। इसमें सरकार एमएसपी पर कमेटी बनाने के लिए तैयार थी। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया था कि वो किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले आंदोलन वापस लेना होगा। वहीं किसानों की मांग है कि पहले केस वापस लिए जाएं, इसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक ने आप चुनाव से पहले राजा भैया को दी बड़ी खुशखबरी, उनकी पार्टी को अलॉट हुआ चुनाव चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी में सियासी जमीन ढूंढ रहे राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह दे दिया है। एक ने राजा भैया की पार्टी को आर्य चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। राजा भैया ने ट्वीट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में जब राजा भैया चुनाव लड़े थे तो उस समय उनका चुनाव चिन्ह आर्य ही था। 3 दशक पहले 1993 में राजनीति की शुरुआत से लेकर 2017 तक राजा भैया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। राजा भैया अपनी 3 दशक की राजनीति में भले ही पहली बार दलीय राजनीति में उतर रहे हों, लेकिन भाजपा और सपा से उनके नजदीकी रिश्ते रहे हैं। हालांकि वो कभी किसी भी दल में शामिल नहीं हुए। दलीय राजनीति में उतरे तो अपनी पार्टी बनाकर। भाजपा और सपा से राजा भैया के मधुर रिश्तों की बानगी इसी बात से मिलती है कि वो कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। नजदीकियां भले ही हों, लेकिन दोनों दलों ने राजा भैया के प्रभाव वाली सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जीतन राम मांझी बोले क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए दें नीतीश जी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बयान से एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। भाजपा और जदयू नेताओं को संभलकर बोलने की सलाह देने वाले मांझी खुद ऐसा बोल गए जो सत्ता पक्ष के लिए चिंता बढ़ाने वाला है।
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया जिले के इमामगंज विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह बोलते हुए मांझी ने यहाँ तक कह दिया कि वो अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं, इसलिए कोई अपयश लेकर नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए दे दीजिए, वरना हम आपकी पार्टी में नहीं है, गठबंधन में है, चमक गए तो सोच लीजिएगा। पूर्व सीएम सोमवार को इमामगंज के पथरा गांव में डा परमेश्वर प्रसाद और उनकी धर्म पत्नी यशोदा देवी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी राजनीति की अंतिम पारी खेल रहा हूं और इसमें एक यश लेकर जाना चाहता हूं कि जो करना था किया, उससे संतुष्टि होगी। मांझी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए डैम, आहर, नहर के लिए 1000 करोड़ की मांग की है। यदि 1000 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो वो फिर एक बार सीएम के पास जाएंगे और उनसे पैसे देने को कहेंगे। फिर भी नहीं दिए तो कहेंगे कि हम आपकी पार्टी में नहीं हैं, गठबंधन में हैं। कहीं हम चमक न जाएं इसके चलते तो फिर समझ लीजिएगा। लगे हाथों मांझी ने ये भी कह दिया कि इसकी नौबत नहीं आएगी, नीतीश कुमार उनकी बातों को मानेंगे। सपा और रालोद की संयुक्त रैली में उमड़ा जनसैलाब, भीड़ देखकर गदगद हुए अखिलेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने महागठबंधन की संयुक्त रैली की। इस दौरान उमड़ी भीड़ को देखकर पार्टी नेताओं ने खुशी जाहिर की। अखिलेश ने रैली को सफल बताया है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनेगी। बता दें कि जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ही बोलबाला था, ऐसे में कांग्रेस की पकड़ को तोड़ने के लिए 1970 के दशक में किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने जाटों और यादवों जैसी मध्यस्थ जातियों का गठबंधन बनाया था। इसका फायदा भी उन्हें 1974 के चुनाव में मिला और बहुजन क्रांति दल बीकेडी 106 सीटें हासिल करके विधानसभा में दूसरे स्थान पर पहुंच गया था। 2002 के चुनाव के बाद वर्ष 2003 में एक बार फिर सपा और रालोद के बीच बने गठबंधन ने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। यह गठबंधन 2007 के चुनाव से पहले तक बना रहा, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और रालोद के साथ गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी भी शामिल हो गई थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2022 के चुनाव के लिए किया गया यह गठबंधन खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावों को काफी प्रभावित करने वाला होगा। इस क्षेत्र में यादव, जाट और मुस्लिम की बहुलता है जो मिल जाने पर वोटों में परिवर्तित हो सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आगरा में भिड़े भाजपा नेता, जबरदस्त पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूटे। जी हां दोस्तों, आगरा में मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री भाजपा नेता अरिदमन सिंह की बाइक रैली के दौरान बवाल हो गया। पिनाहट में पूर्व मंत्री और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह चौहान के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ से अफरा तफरी मच गई। पथराव में कई लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर सकिल की फोर्स मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि बाह से पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह ने मंगलवार को पिनाहट में बाइक रैली का आयोजन किया था। दोपहर करीब 1 बजे नदगांवा रोड पर गोलस वाटिका के पास से बाइक रैली की शुरुआत की जानी थी। इसी दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह के समर्थकों की गाड़ियां वहां से निकल रही थी। पूर्व मंत्री के समर्थकों ने गाड़ियों को रोक लिया, उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया। इस पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। पूर्व मंत्री के समर्थकों ने गाड़ियों में बैठे पूर्व ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों के साथ मारपीट कर दी और गाड़ियों पर पथराव कर दिया। इससे भगदड़ की स्थिति बन गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह का कहना है कि उनके समर्थकों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। करीब आधा दर्जन गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। पथराव में कई लोगों को चोटें आई हैं। वहीं पूर्व मंत्री के समर्थकों का आरोप है कि बाइक रैली में व्यवधान डालने के लिए यह लोग गाड़ियों को खड़ी कर हूटर बजा रहे थे। मना करने पर लड़ने पर उतारू हो गए। बवाल की सूचना पर बाह सकिल की फोर्स मौके पर पहुंच गई। एसपी पूर्वी शिवराम सिंह यादव का कहना है कि पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह के समर्थकों के बीच झगड़े की सूचना मिली है। झगड़ा किस कारण हुआ यह अभी पता नहीं चला है। बता दें कि पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह बाह से विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी पक्षालिका सिंह बाह से विधायक हैं। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह भी भाजपा नेता है। पिछले दिनों उन्होंने पिनाहट में सभा का आयोजन किया था, जिसमें एमएलसी ए के शर्मा आए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को हराएं, डीजल की कीमतों में और कमी आएगी। बघेल। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को दावा किया कि भाजपा सरकार ने कुछ राज्यों में उपचुनाव हारने के बाद डीजल की कीमत में कटौती की थी। बघेल ने किसानों से संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराएं, डीजल की कीमत में और कमी आएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बस्ती जिले की भानपुर तहसील के रुधौली विधानसभा क्षेत्र में बैरवा मंदिर के पास कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा के चुनाव हारने के बाद डीजल के दाम में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई थी।
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराएं, डीजल की कीमत में और कमी आएगी। वहीं भूपेश बघेल ने वाराणसी में संवाददाताओं से कहा कि देश में गुजरात मॉडल पूरी तरह नाकाम है, इसलिए छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हर तरफ हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार से किसान, युवा, व्यापारी, छात्र, महिलाएं सभी त्रस्त हैं। भाजपा सरकार के पास प्रदेश के विकास के लिए कोई सोच नहीं है। बघेल ने बस्ती में किसानों से कहा कि संपर्क सरकार के कार्यकाल में जब 60 रुपए में डीजल तथा 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा था तो भाजपा तथा स्मृति ईरानी सदन से सड़क तक विरोध कर रहे थे, जबकि आज तो डीजल पेट्रोल शतक पार कर गया है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में जैसे ही मैं सरकार में आया, हजारों किसानों का सैकड़ों करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया। 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान, गेहूं किसानों से खरीदा गया। यह कांग्रेस है जो कहती है वही करती है। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वो गाय को गुड़ खिलाकर फोटो छपवा रहे हैं, जबकि योगीराज में मवेशी सड़कों और खेतों में रहते हैं। किसानों को अपने खेत बचाना मुश्किल हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक बार फिर कोरोना का खौफ। लखनऊ में 5 जनवरी तक लागू की गई धारा 144 गाइडलाइंस जारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिसमें नए साल का जश्न, आगामी पर्व और त्योहार, परीक्षा पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। साथ ही भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन ने ये फैसला लिया है। इसके ही साथ आदेश में ये भी कहा गया है कि बिना मास्क के घूमने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर विधिक कार्रवाई के तहत जुर्माना वसूलने के भी निर्देश जारी हुए हैं। आदेशानुसार विधानसभा के आसपास 1 किलोमीटर परिधि में ट्रैक्टर, ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी तथा ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ, हथियार लेकर घूमने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही इस परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों, विधानसभा के ऊपर व आसपास के 1 किमी रेंज में ड्रोन शूटिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं शादी समारोह व अन्य आयोजनों में लोगों की उपस्थिति पर भी आदेश जारी हुआ है। बंद स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 100 लोगों को ही अनुमति है। साथ ही खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार अनुमति रहेगी। जानकारी के मुताबिक ये सभी आदेश 5 जनवरी तक मान्य होंगे। वहीं कोरोना मद्देनजर कमिश्नरेट में चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आम लोगों का आना जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनीतिक व सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित हो सकेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम के लाल टोपी वाले बयान पर एसपी नेता रामगोपाल वर्मा का जवाब, कहा रेड अलर्ट यानी यूपी में सत्ता परिवर्तन। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामगोपाल वर्मा ने गोरखपुर में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सपा को टारगेट कर लाल टोपी, लाल बत्ती और रेड अलर्ट वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एनडीटीवी से बातचीत में रामगोपाल ने कहा, रेड अलर्ट का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। लाल टोपी का मतलब होता है इनकलाब और इनकलाब का मतलब होता है परिवर्तन। लाल टोपी का मतलब है उत्तर प्रदेश से योगी का बेदखल होना। गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का लोकार्पण करते हुए पीएम मोदी ने मंच से ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, आपकी दुख तकलीफों से नहीं। लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं, यानी कि खतरे की घंटी। पीएम ने यह भी कहा था कि पहले की 2 सरकारों ने 10 साल में जितना भुगतान गन्ना किसानों को किया था, लगभग उतना योगी जी की सरकार ने अपने 4.5 साल में किया है। उन्होंने कहा, मैं आज योगी जी सरकार की इस बात के लिए सराहना करूंगा कि उन्होंने गन्ना किसानों के लिए बीते सालों में अभूतपूर्व काम किया है। गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य हाल में 350 रुपए तक बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर तमाम पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रही हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यही है बीजेपी का विकास, नारियल फोड़ो तो सड़क टूट जाती है, अखिलेश यादव का तंज। जी हाँ दोस्तों, देश के किसान और नौजवान आज परेशान हैं और जिस तरह से आज के समय हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए यूपी में बदलाव तय नजर आ रहा है। यह बात समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एनडीटीवी के साथ विशेष बातचीत में कही। सपा प्रमुख अखिलेश और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने गठजोड़ के बाद मेरठ में एक संयुक्त रैली के दौरान एनडीटीवी से बातचीत की। सपा प्रमुख ने कहा कि यूपी में आज हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा, नौजवानों की नौकरी छीनी जा रही है। यूपी की जनता विधानसभा चुनाव में बदलाव चाहती है। रालोद के साथ अपने गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि यह बदलाव का गठबंधन है। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि जो पलायन की बात कर रहे,
वे खुद पलायन करके आए हैं। बातचीत के दौरान अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विकास के दावे पर तंज कसा। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी का विकास यह है कि नारियल फोड़ो तो सड़क टूट जाती है। गौरतलब है कि हाल ही में ऐसा वाकया हाल ही में पश्चिमी यूपी के बिजनौर में हुआ, जहां मुख्य अतिथि बीजेपी विधायक सुची मौसम चौधरी को नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन करना था। सड़क को चालू करने के लिए उन्हें नारियल फोड़ना था, लेकिन सड़क पर नारियल को जब उन्होंने पटका तो नारियल तो नहीं फूटा, मगर सड़क की गिट्टियां उछलकर दूर जा गिरी। नई सड़क का ऐसा हश्र देखकर वहां खड़े सारे नेता और जनता अवाक रह गई। हालांकि बाद में बीजेपी एमएलए ने कहा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।